अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात 8वीं मज़मून उर्दू, मौजू जाबिर बिन हयान, सबक नंबर 9 मीकात अवल। और बच्चों, मैं आपकी गौहर मैम हूँ। चलिए आज अपना नया मौजू जाबिर बिन हयान शुरू करेंगे। यह है हमारे सबक का नाम जाबिर बिन हयान। सबसे पहले मैं बुलंद ख़्वानी करूँगी और साथ साथ अगर कोई मुश्किल अल्फाज होगा तो उसके मानी बताऊँगी। बुलंद ख़्वानी के बाद मैं आपको इसका मफ़हूम समझाऊँगी। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। इस अतार का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुज़र बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फ़िक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा, रोज़ी रोटी का मसला कैसा हल होगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराए में मुलविस हो गया। जाबिर अभी नहायत ही कमसिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। अब जाबिर की तालीम और तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। माँ ने कमसिन जाबिर को कोफे के बाहर गांव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन देहात की आज़ाद फ़ज़ा में गुजारने का मौका मिला। गांव में उसे मामूली तालीम मैसर हुई, अलबत्ता तलाश व जुस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर बढ़ गया। कुछ साल गांव में गुजारने के बाद जाबिर वापस आ गया। इन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। जाबिर में मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। चनाचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला ले लिया और मज़ीद और मुरवजा तालीम हासिल की। अब जाबिर जवान था। उससे माँ की गुर्बत देखी न गई, चनाचे उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों की खासियतें मालूम करना शुरू की। साथ ही किस्म किस्म की दातें लेकर इन्हें तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। उसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की दातें, अलग अलग शक्लों के बर्तन थे। वो हर वक्त कीमियागरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह से जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद चूँकि उन दिनों बगदाद का खलीफा था, उसने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। जाबिर बगदाद गया तो उसकी बड़ी कदर हुई। खलीफा ने उसे इनाम व इकराम से नवाजा। हाँ चलिए बच्चों, कहते हैं कि आज से जाबिर बिन हयान, जाबिर एक बच्चा है, बिन हयान यानी कि जाबिर हयान का बेटा है। ठीक है, आज हमें जाबिर के बारे में पढ़ना है और हयान इसके अबू का नाम है। कहते हैं कि आज से तकरीबन हज़ारों साल पहले मतलब 818 ईस्वी के आसपास कोफा है इराक़ का एक शहर, वहाँ पे एक अतार रहता था। अतार बोलते हैं उस आदमी को, उस शख्स को जो अतर बेचता हो। तो एक अतार रहता था, उस अतार का नाम था हयान। बच्चों, ये जो अतार था, ये जो हयान था, ये बहुत ही गरीब था। उसके पास दौलत नहीं थी, वो गरीबी के दिन गुजारता था। तो उनके यहाँ मतलब वो कोफा में रहता था और उसकी बीवी थी। तो उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इन्होंने बेटे का नाम रखा जाबिर। तो ये जाबिर कब पैदा हुआ? ये खरासान के शहर तूस में 721 ईस्वी को पैदा हुआ। तो ये पहले खरासान में रहते थे, लेकिन फिर वहाँ पे कोई इनको मसला दरपेश हुआ, कोई मसला मतलब आन खड़ा हुआ, तो इन्होंने फिर उस वतन को छोड़ा और ये इराक़ के शहर कोफा में रहने लगे। ठीक है, अच्छा, अब मतलब जाबिर बढ़ता गया, वो मतलब आगे आगे बढ़ रहा था।
تو حیان کو فکر ہوتی تھی، حیان کو پریشانی ہو گئی، حیان پریشان ہو گیا کہ میں کیسے اس بچے کو اچھی تعلیم دلواؤں گا، میں کس طرح سے اس کی اچھی تعلیمی تربیت کر سکوں گا، اچھی تربیت میں اس کو دوں گا، چونکہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اور وہ تو غریب، وہ تو مشکل سے اپنی روزی روٹی مطلب کماتے تھے، بسر کرتے تھے اپنی زندگی بہت غریبی سے، چونکہ اب بچہ پیدا ہوا تو اب بچے کو کس طریقے سے اچھی تعلیم دیں، تو اس کے لیے وہ بہت ہی پریشان ہو گئے، وہ کافی زیادہ فکر مند رہنے لگا۔ تو یہی پیسہ کمانے کی لالچ میں اس نے اب کیا کیا، وہ چھوٹے بڑے غلط کام کرنے لگا، وہ مجرم بن گیا، وہ جرائم کرنے لگا۔ تو ابھی کہتے ہیں کہ یہ جابر ابھی بہت ہی چھوٹا تھا، کم سن مینز بچوں چھوٹا، وہ ابھی نہایت ہی چھوٹا تھا کہ اس کے باپ کو کسی جرم کی پاداش میں سزائے موت سنا دی گئی، اس کو پھانسی دی گئی۔ تو اس طرح سے جابر یتیم ہو گیا، یعنی کہ جابر کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب ماں بیچاری پہ سارا بوجھ پڑ گیا، ماں اب کس طریقے سے جابر کو پالے گی، جابر کی پرورش کرے گی، جابر کو کھانا کھلائے گی، اس کو تعلیم دے گی، تو اس کا سارا بوجھ اس کی ماں کے سر پر پڑ گیا، وہ بھی کافی فکر مند ہو گئی، وہ بھی کافی پریشان رہنے لگی۔ تو اب ماں نے کیا کیا، اس کم سن یعنی کہ اس چھوٹے سے جابر کو اٹھایا اور کوفہ کے باہر ایک گاؤں تھا، تو وہاں پہ ان کے رشتہ دار رہتے تھے، تو گئی انہیں رشتہ داروں کے ہاں، وہ مطلب اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی اور وہیں پہ جابر کو مطلب رکھا۔ تو اس طرح سے جابر نے بچپن کے یہ دن مطلب دیہات میں گزارے، اپنے ماں سے دور ایک دیہات میں وہ مطلب رہنے لگا۔ جو دن، جو کھیل کود کے دن اس کو اپنی ماں کی آغوش میں گزارنے تھے، اپنی ماں کے پیار میں گزارنے تھے، وہ دن اس کو دور، ماں سے دور، آپ مان لو یتیمی کی زندگی میں گزارنے لگے، اور وہ بھی دور کے رشتہ داروں کے ہاں۔ لیکن وہاں بھی اس کو کیا ہوا، وہاں بھی اس کو معمولی تعلیم تو ملی، لیکن اس کے اندر ایک تلاش و جستجو کی، یعنی کہ کھوج، وہ مطلب کھوج کرنا چاہتا تھا، یہ شوق اس کے اندر بڑھ گیا۔ تو اس کے اندر تلاش و جستجو کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھر گیا، اگر وہ کوئی چیز دیکھتا تھا وہ اس کی کھوج میں لگ جاتا تھا کہ یہ چیز کیسے بنی ہے، مطلب اس سے ہمیں کون کون سے فائدے ملیں گے، یہ چیز کن مادوں سے بنی ہے، تو یہ اس کی کھوج میں لگ جاتا تھا۔ تو گاؤں میں رہ کر اس کو معمولی سی تعلیم میسر ہوئی، لیکن اس کے اندر تلاش و جستجو کا مادہ پیدا ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ کچھ سال اس نے گاؤں میں گزارے، تو گاؤں میں گزارنے کے بعد پھر وہ کچھ سالوں کے بعد دوبارہ اپنے وطن کوفہ آ گیا۔ تو ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا، یعنی کہ ان دنوں اب کوفہ میں بھی بہت اچھی تعلیم دی جاتی تھی، تعلیم کا بہت اچھا بندوبست ہوا تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لے لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب کیا ہوا کہ جب جابر نے دیکھا کہ کوفہ میں بھی اب بہت اچھی تعلیم کا انتظام ہے، تو اس میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے کسی مدرسے میں داخلہ لے لیا، ایڈمیشن کرایا، اور جو اس وقت وہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی وہ تعلیم اس نے حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، اور اب جابر ماشاءاللہ بڑا ہوا تھا، جوانی کی دہلیز پار چکا، مطلب جوانی کی دہلیز پہ تھا، مطلب جوان ہوا تھا، تو اب وہ ماں کی اس غربت کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس سے ماں کی یہ دکھ بھری زندگی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں روپے پیسہ کماؤں تاکہ میں ماں کو اس غربت کی زندگی سے نجات دلاؤں۔ تو چنانچہ یہی مطلب دن اس میں سوار ہو گئی کہ میں کاش میں پیسہ بناتا، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میری ماں یہ دکھ بھری زندگی نہیں گزارتی۔ تو اس کے اندر ایک
मतलब शौक़ पैदा हुआ कि अब मैं सोना बनाऊंगा, सोना बना के फिर मैं तो अमीर बन ही जाऊंगा और मेरी माँ भी फिर बहुत ही अमीर बन जाएगी, फिर वो दूसरों के घर में जाकर काम नहीं करेंगी। तो लिहाजा उसके अंदर सोना बनाने की धुन सवार हो गई, यानी कि वो सोना बनाना चाहता था, उसके अंदर सोना बनाने का शौक़ पैदा हुआ। और उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ वो देखता था, वो इन दवाइयों के बारे में जांच पड़ताल करता था कि ये दवा किन किन चीज़ों से बनी है, इस दवा से क्या क्या हो सकता है, हमारे लिए कौन से फ़ायदे हैं इन दवाइयों से, ये इन दवाइयों की खासियत क्या है, असलियत क्या है, मतलब ये कितना हमें फ़ायदा दे सकती हैं, कितना हमें नुकसान दे सकती हैं और किन किन चीज़ों से बनी हैं। तो ये इनकी खासियत, दवाइयों की खासियत मालूम करना उसने शुरू की। ये जब भी कोई दवाई देखता था तो उसकी वो रूट काज मालूम करता था। और साथ ही उसने क्या किया कि उसने बहुत सी दातें अपने घर में जमा की, मतलब उसके पास मेटल्स थे, बहुत सारे मेटल्स, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम वगैरह, ये सारी दातें उसके पास होती थी। और फिर ये इन दातों को क्या करता था बच्चों, ये इन दातों को मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों के साथ मिक्स करता था, मिलाता था और फिर इनको एक ख़ास किस्म की भट्टी में पिघलाता था। तो ये काम उसने अब शुरू किया कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की दातें लेता था और इनको जड़ी बूटियों के साथ एक ख़ास किस्म की भट्टी में पिघलाता था। तो ये काम उसने शुरू किया। कहते हैं कि उसके घर में बहुत किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ होती थी, कि हर एक किस्म की जड़ी बूटी उसके घर में होती थी और उसके पास अलग अलग शक्लों के बर्तन भी होते थे और तरह तरह की दातें भी होती थी। वो हर वक्त कीमियागरी के नित नए तजुर्बे करता रहा। कहते हैं कि ये जो जाबिर बिन हयान था वो कोई भी वक्त अपना ज़ाया नहीं करता था, जब भी उसको मौका मिलता था तो ये दवाई बनाने के नए नए तजुर्बे करता रहता था। कीमियागरी के इन तजुर्बे के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। बोलते हैं कि इन तजुर्बे के दौरान, ये जो दवाई बनाने के तजुर्बे करता था, ये इन तजुर्बे के दौरान उसने बहुत नई नई चीज़ें बनाई, उसने बहुत सी नई नई चीज़ें दरियाफ़त की, ईजाद की, बनाई, तो जिनसे लोगों को काफ़ी फ़ायदे हुए, जिनसे लोगों को काफ़ी आराम मिला। तो इस तरह से जाबिर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई, यानी कि जाबिर मशहूर हो गया पूरे कोफे में या पूरे इराक़ में जाबिर मशहूर हो गया और इसकी शोहरत बढ़ गई, वो मकबूल हो गया। हारून रशीद जो उस वक़्त बगदाद का खलीफा था ने जाबिर को बगदाद आने की दावत दी। तो अब वहाँ पे जो कोफे का बगदाद का जो बादशाह था उस वक़्त मुसलमानों का खलीफा था, वो थे हारून रशीद साहब। तो उसके पास भी इसकी मतलब शोहरत पहुँच गई। तो इसके कारनामे इसके पास भी पहुंच गए थे कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ये नए नए तजुर्बे करता है। तो इस तरह से हारून रशीद के पास भी उसकी शोहरत पहुंच गई। तो उसने जाबिर बिन हयान को बगदाद आने के लिए दावत दे दी। तो लिहाजा जाबिर बिन हयान को बगदाद आने का मौका मिला और खलीफा के साथ मुलाकात करने का भी मौका मिला। तो जब वो बगदाद आया तो खलीफा हारून रशीद ने उसकी बहुत बड़ी इज़्ज़त की, उसको एहतराम किया, उसको इज़्ज़त दे दी और इसकी हौसला अफजाई की और खलीफा ने उसके साथ मुलाकात के बाद जाबिर बिन हयान को इनाम व इकराम से भी नवाजा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज का सबक इतना ही, कल फिर नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।